अपना सर्वज्ञ शासन चल रहा है। शासन तो तब से शुरू होता है जब से भगवान का उपदेश देना प्रारंभ होता है। भगवान महावीर के समय अपन को ख्याल में भी आया कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था तब उनका शासन प्रारंभ नहीं हुआ था, तब तो उनको केवल ज्ञान हुआ था, पर जब से उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई तब से अपन कहते हैं कि उनका शासन शुरू हुआ है, और तभी से अपन वीर शासन जयंती भी मनाते हैं। तो वो तो शासन है, और शासन भी किसका चल रहा है अभी? महावीर भगवान का। और दूसरे शब्दों में अपन कहें सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मतलब ये जो शासन चल रहा है वो सर्वज्ञ देव का चल रहा है। कैसे हैं वे सर्वज्ञ देव? जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। बस उनके ही ज्ञान में एक छोटी सी चीज़ क्या आई थी उसके संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है कि अपन जहाँ पर रहते हैं वो जगह कैसी है, कि उसके बारे में किसने क्या कहा है। अपने मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है, कि अगर ऐसा है तो आचार्य ने सीधा स्पष्ट शब्दों में ये अपना मैप बना के क्यों नहीं दे दिया, अपन को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। पर आचार्य देव ने तो बहुत बड़े बड़े मैप बनाए हैं, तो उसमें भी आचार्य की सोच क्या है। आप देखिए कि आपने 4 अनुयोग देखे हैं, चारों अनुयोगों में जो भी बात कही है वो हमेशा की बात कही है, मतलब बदलने वाली बात नहीं कही आचार्य देव ने। मतलब उन्होंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता हरता नहीं है, तो वो तीनों कालों में घटित होगी। है कर्म है, ये अभी कर्म का उदय आया, उसमें हम रम गए तो दोबारा कर्म का बंध हुआ, ये भी तीनों कालों पे घटित होगा। कि आलू में इतने जीव हैं, ऐसी चीज होगी, ऐसी वनस्पति होगी तो उसमें इतने सारे जीव होंगे, ये भी त्रिकाल सत्य है। और प्रथमानियोग बदलता रहता है, भले ही बदलता रहता हो, पर जैसे अभी हम कह राम की कहानी है तो राम की कहानी तो अब चलेगी ना आगे तक, उसमें तो बार बार ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा ना। और ऐसे ही जो 3 लोक का वर्णन है, 3 लोक का भी एक फिक्स है, मतलब वो कभी बदलेगा नहीं। ऊर्ध्व लोक ऊर्ध में ही रहने वाला है, उसमें जो रचना जहाँ पर है वहाँ पे ही रहेंगी। नीचे अधोलोक जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा, उसमें कोई रचनाओं को में चेंज वगैरह नहीं होगा। और ऐसे ही मध्य लोक में भी बहुत सारी रचनाएं वही हैं जो चेंज नहीं होंगी। तो उनके बारे में तो आचार्य ने एक एक चीज लिखी है, पर अपने भरत क्षेत्र के साथ ऐसा अपवाद कह लें कि उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है, बाकी चीज़ तो स्थायी रहती हैं, पर जो अपना भरत क्षेत्र है वो स्थायी नहीं रहता है। उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा स्थायी नहीं रहता, मतलब जितना स्थायी का मतलब है कि कोई बदले ना, मतलब जैसी चीज़ें वैसी रहे। जैसे माइक है तो ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ये ऊपर नीचे या टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो ऐसी भी भरत क्षेत्र में कुछ चीज़ें हैं, तो उसके कारण हम समझ सकते हैं कि आचार्य देवों ने हमें वही बतलाया है जो कभी बदलेगा नहीं। अब प्रश्न तो उठ सकता है कि भैया बता देते तो क्या जा रहा था, आचार्य तो अवधि ज्ञानी भी थे, पहले के आचार्य, भले उन आचार्यों ने लिखा ना हो पर वहाँ से ज्ञान तो प्राप्त हो ही सकता था ना, तो लिख देते भैया भरत क्षेत्र की रचना ऐसी है, ऐसा ऐसा है, तो क्यों नहीं लिखा। देखिए उसके पीछे भी तर्क यही है कि अब आचार्य वाणी लिख रहे हैं और अपन ने क्या बोला, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्तो, तो उनकी वाणी तो यही मानी जाएगी जो सर्वज्ञ देव ने कही है। और अभी अपन ने देखा 4 अनुयोगों में वही बात है जो कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा आ जाएगी। अब इसमें परिवर्तन आते रहे, इसमें परिवर्तन आ गए और बात चेंज हो गई, फिर हम कहेंगे आचार्य ने झूठा लिखा है। तो इसलिए आचार्यों ने अपना उपयोग उस साइड लगाया ही नहीं है, क्योंकि वो बदलती रहनी है, वो चीज़ें स्थायी रहनी नहीं है, और दूसरा उसमें उपयोग लगाने से इतना कोई लाभ हो नहीं रहा था। और यदि कदाचित लगाएं तो जो तर्क वितर्क करने वाले हैं या कू हैं वो तो और अपन पे आरोप लगा सकते थे एक चीज़ को पकड़ के, तो इसलिए आचार्य देव ने उसके संबंध में नहीं लिखा है। ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो अपन प्रकरण लेने वाले हैं वो इससे संबंधित है। अपन देखते हैं, कल भी आपके बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे, एक छोटा सा जो मुझे बताना है उसको बता के अपन फिर जो प्रश्नोत्तर है उनके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे, या आपको पहले पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं। पूछना किसी को नहीं? चलिए अपन सीधी चर्चा करते हैं। हाँ, चल कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, देखिए ये अपना जम्बूद्वीप था, सूरज को अपन ने कल घुमा ही लिए थे, चंद्रमा भी घुमा लिए थे, एक नहीं वो भी 2 घुमाए थे। अब इसके बाद ये घूमते कहाँ पर है, तो अपन ने वो ऑर्बिट्स भी देखी थी। ऑर्बिट्स कितनी होती है टोटल? 184 सूरज की, ठीक है।
और चंद्रमा की देखें तो 15 होती है। वैसे सूरज की जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट अंदर की साइड है 65 और बाहर की साइड है 119। तो टोटल मिला के हो जाती है 184 184। अब ये छोटे मोटे डिस्टेंस में नहीं है, 510 योजन ऐसे पूरे फैले हुए डिस्टेंस में है, तो बहुत लंबा क्षेत्र है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूरज जो जा रहा है ना, मतलब आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब टॉर्च है, आप यहाँ से डालेंगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, वो तो सब अपन ग्लोब में देखते ही हैं कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब वो भले ही ऐसे घूम रहा है, पर ऐसे घूमते घूमते में उसकी ऑर्बिट चेंज हो रही है, तो उसने यहाँ से देना शुरू किया, यहाँ से वो इतने आखिरी तक पहुंच गया, तो उसका भी अंदर पड़ेगा ही ना। तो वैसे ही अपने भरत क्षेत्र में उसके हिसाब से परिवर्तन भी आते रहते हैं, वो ही पूरा बताऊंगा कैसे आते हैं परिवर्तन। एक प्रश्न होता है भैया, अपने यहाँ दिन है तो दूसरी जगह रात है, अब जैसे ही वहां पे रात जाती है अपने यहाँ दिन हो जाता है, तो ऐसा कैसे होता है वो भी देखते हैं अपन। देखिए ये अपनी ऑर्बिट्स आ गई हैं, इसमें सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हैं, अंदर बाहर भी होते रहते हैं, अंदर गए बाहर गए। तो जो पहला दिन आएगा वो अंदर की साइड को आएगा, अंदर की साइड है मतलब उस दिन सबसे बड़ा रहेगा, कितने घंटों का, और हाँ 40 मिनट, 14 घंटे और 40 मिनट का उतना दिन रहेगा, अंदर की साइड है। और बाहर की साइड जाते जाते रहेगा तो सबसे कम दिन जब आखिरी ऑर्बिट पे आएगा तो हो जाएगा। आपके मन में एक ऐसा छोटा सा प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे यहाँ तो आपने जो बताया वो 366 दिन हो गए, 366, पर हमने तो पढ़ा है कि हमारे 3 साल तो 365 के होते हैं और 1 साल 366 का होता है, पर यहाँ पे एक दिन की गड़बड़ है, मतलब आपके यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कम है, तो मैं पूरी तो कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ। देखो कितनी अपनी ऑर्बिट्स हैं, 184 है, 184 को डबल करेंगे तो 368 होंगे। तो हमने इसमें क्या कहा कि पहली ऑर्बिट पे एक बार जाएगा और आखिरी ऑर्बिट पर एक बार जाएगा, तो हो जाते हैं 366। पर अब इसमें आप ध्यान से देखिए, पहली ऑर्बिट पर है एक गिना जाएगा, गया आखिरी तक, ठीक है, आखिरी तक गया तो 184 हो गया, फिर आखिरी ऑर्बिट पे तो एक ही बार घूमा, फिर दोबारा से अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो अंदर आ गए तो दोबारा से वो गिनती जोड़ी जाएगी। तो पहली ऑर्बिट पे एक ही बार गिनना था अपन को, तो अपन ने जाने से पहले ही गिन लिया उसे एक ऑर्बिट को, तो उस ऑर्बिट को अपन दोबारा नहीं गिनेंगे। अब जैसे पहले राउंड में तो अपनी 366 हो गई, पर दूसरा राउंड शुरू करेंगे तो वो वाली तो हमने पहले वाले राउंड में गिन ली थी ना, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत। तो अब दूसरा जो राउंड होगा वो दूसरे नंबर से गिना जाएगा। तो इसमें मोटा मोटा भी मैंने आपको आइडिया बताया है कि कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे साइंस में वो एकदम घंटे के हिसाब से बताते हैं, 6 घंटा कम 6 घंटे ज्यादा, उतना भी नहीं बता रहा हूं मैं, वरना पूरा उलझ जाएंगे, पर मोटा मोटा आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि 365 और 366 दिन कैसे होते होंगे, ठीक है। तो ये जो सूरज है ये अपना गया और आया। अब ऐसे अपन ने चंद्रमा का भी देखा था कि भैया सूरज तो कभी दूर है, चंद्रमा तो कभी एकदम बड़ा दिखता है एकदम छोटा दिखता है, तो इसका भी अपन ने ऑर्बिट से देखा था, क्योंकि इसकी 15 ही ऑर्बिट हैं। वो ऑर्बिट 15, 5 अंदर है 10 बाहर है, और बाहर वाली ऑर्बिट पे गया तो छोटा दिखेगा, एकदम हमारे सामने वाली ऑर्बिट पे आ गया तो बड़ा दिखेगा। तो ऐसा ये चंद्रमा का रहता है। अब उसमें कल बहुत सारों का प्रश्न ऐसा था कि ग्रहण लगते हैं, क्योंकि अपन ने राहु और केतु की बात की थी ना कल, उनके ही नीचे रहते हैं राहु और केतु। तो चंद्रमा का तो अपन को दिखता है कि उसमें थोड़े थोड़े वो राहु आ रहा है तो काला काला दिखता है, और कभी पूरे ही आ जाता है तो अमावस्या हो जाती है, और कभी पूरे ही हट जाता है तो पूर्णिमा हो जाती है। पर सूरज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए सूरज के साथ भी होता है, आपने सूर्य ग्रहण सुना होगा, मतलब सूर्य के सामने भी वो आता है। अब इसमें कैसा है, दो अपने पास दो सूर्य हैं, दोनों सूर्य के राहु और केतु अलग अलग हैं, मतलब एक सूर्य के नीचे वो अलग घूम रहा है और दूसरे सूर्य के नीचे वो अलग घूम रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि हमने जब देखा, आपने सुना कि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, अपनी आंखों से देखें तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो अपन एक्सरे लगा के देखते हैं। तो उसमें तो कई बार ऐसा होता है कि जो सूरज होता है एक्सरे लगाने पे सूरज तो दिखता है, भले वो एकदम वैसा पूरा इफेक्ट वाला ना दिखे, पूरी रोशनी वाला, पर थोड़ा बहुत तो दिखता ही है, एक आकार सा तो अपन को दिख ही जाता है। तो वैसे ही आप थोड़ा बहुत अनुमान लगाना कि जब उसके नीचे राहु आ गया तो सूरज की प्रभा तो बहुत तेज है, भले ही वो राहु थोड़ा बड़ा है, हाँ सॉरी केतु,
सूरज के नीचे केतु है, सही बोला। सूरज के नीचे जो केतु है वो बड़ा है, तो उसने उसकी रोशनी तो रोक ली, पर उसकी प्रवाह ज्यादा है तो थोड़ी बहुत वो उसके चारों ओर से फैल रही है, तो हमें वो छोटा सा आकार दिख जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण भी संभव है। पर इसमें आपका एक और प्रश्न होगा, प्रश्न ये कि जैसे चंद्रमा में धीरे 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 करके वो अमावस्या आई है ना, तो सूरज में क्यों नहीं आई? सूरज में भी ऐसा होना चाहिए था। तो कदाचित होता होगा, क्योंकि अपन तो उसी समय देखते हैं जब पूरा ग्रहण लग जाता है। यदि आप आखिरी तक देखें तो धीरे धीरे हटेगा भी ग्रहण, ठीक, पर वो रहता थोड़े समय के लिए, तो उनको पता नहीं चलता। पर कदाचित ऐसा मान लो कि हमारे सामने वो पूरा ग्रहण लगा हुआ आया, तो उसका भी एक उपाय ये है कि जैसे अपना जहाँ पे अभी सूरज है, ठीक है, मान लीजिए उसके नीचे जो केतु है, वो केतु वहां से आना प्रारंभ हुआ, और जब तक अपने भरत क्षेत्र में आया उसका उजाला, तो तब तक वो एकदम पूरे नीचे आ गया हो। ठीक है, मतलब ये तो क्या अलग अलग संभावनाएं हैं, क्योंकि ज्योतिष देव है, उसकी कोई गति ऐसी निश्चित नहीं है। भले अपने कर्णानियों के शास्त्रों में बताया भी है कि कब वो होगी कब नहीं होगी, और 365 दिन में 2 मिनट की बात, वो भी पक्का नहीं है कि इसी दिन होगी। वो आचार्य देव ने अपनी गणित के हिसाब से बताया कि किस दिन कौन सी गति होगी, कैसी होगी, तो उसमें अपन को जाने का कोई अधिक लाभ नहीं है। इसलिए सामान्य समझ लें कि अपने आप ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की इस प्रकार से व्यवस्था होती है। अब कल मैंने आपको एक बात कही थी कि पानी पर्वत जैसा होता है, कहाँ पे होता होगा? चलो चलते हैं एक बार पीछे वाला चित्र, वो लवण समुद्र वाला। भारतीय वर्ष 360 दिन का होता है और इंग्लिश वर्ष 365-66 दिन का होता है। हाँ, तो ये कोरिलेशन कैसे होता है? 360 का ना, भारतीय वर्ष 360 30 दिन का एक महीना होता है, बाकी 36 नहीं ऐसा कहाँ है? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ डबल वही तो मैंने बोला, कई डबल हो जाते हैं, कई सिंगल हो जाते हैं। तिथियां जो है ना, कई डबल हो जाती हैं, कई सिंगल हो जाती हैं। और अगर आप उसमें एक्सट्रीम में उठा के देखेंगे ना, तो पहले 12 महीने नहीं होते थे, पहले केवल 10 महीने ही होते थे, और 10 महीने में जनवरी और फरवरी नहीं होता था, ये महीने तो बाद में जोड़े गए हैं। और ऐसे ही मतलब पहले जो राजा हुए हैं 2000 साल पहले, राजा का नाम मैं दोबारा भूल गया, तो वो जो राजा थे वो अपने नाम, उनका नाम जो था, और एक दूसरे राजा थे, उन्होंने कहा मेरे नाम में जो महीना चल रहा है उसमें तो 30 ही दिन है, तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, तो उन्होंने दूसरे वाले राजा में से एक दिन कम करके अपने महीने में जोड़ दिया। तो वो बहुत सारा ऐसा चलता है, ठीक है, तो वो अपन अभी ना देखें, क्योंकि उन्होंने तो क्या है कि एक तो सिस्टम तो ये है, अपन कहते हैं ना कि भैया तर्क तो यही है, इसको समझाना तो अपन दूसरे तरीके से समझा देंगे, तो वैसे ही है कि समझना तो यही है, उन्होंने बस एंगल चेंज कर दिया कि हम इस एंगल से आपको समझा रहे हैं। क्योंकि यदि आप अभी भी ज्योतिष उठा के देखें ना, जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं या हाथ वगैरह देखते हैं या चंद्रमा इत्यादि का सब देखते हैं, वो यही मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी जो पूरे ज्योतिष शास्त्र है ना, सब में ऐसा ही वर्णन है कि भैया ये नक्षत्र इतने हैं, इतनी इतनी दूरी पे घूमते हैं, ऐसा घूमते हैं। अगर वो आजकल की साइंस के हिसाब से देखें ना, आपको कुछ बता ही ना पाए। पर अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है, बच्चों ने पहली क्लास से वही पढ़ा, तो वो जो आगे के बीच के ज्योतिष है ना, अब एक साइड तो कहते हैं पृथ्वी गोल है, घूम रही है, और दूसरी साइड उनके शास्त्रों में जैसा उन्होंने पढ़ा उसके हिसाब से वो ज्योत्सना भी करते हैं, मतलब बताते भी हैं। तो बहुत विसंवाद है वो, क्योंकि बचपन से वही हो रहा है। इसलिए ये आप सभी बहुत ध्यान से समझना, याद रहे या नहीं रहे उसकी बात नहीं है, याद तो खैर अपन 3-4 बार पढ़ेंगे तब आएगा, या और अच्छे से पढ़ेंगे तो समय लेके तब आएगा, पर एक नॉर्मल अपने ज्ञान में रखना कि ऐसा भी कुछ है। चलिए अब अपन देख लेते हैं, ये जो समुद्र दिख रहा है आपको, इसमें तो क्या प्लेन दिख रहा है, वो नीला नीला वो छोटा हिस्सा बनाया, पर ये समुद्र आप इसका अनुमान लगाना कितना चौड़ा है। पहले चौड़े का अनुमान, कि ये जो आपको हरी पृथ्वी दिख रही है ना, हरा द्वीप, ये इसका जितना डायामीटर है, इस डायामीटर का आप डबल कर दो, ठीक है, तो उतना चौड़ा एक साइड से ये समुद्र है, दोनों साइड से नहीं, उतना चौड़ा एक साइड से है। पिक्चर में तो आपको नहीं दिख रहा होगा उतना, पर आप अपने दिमाग में अनुमान लगाना कि जब वहां से यहां तक इतना ये हरा है, इसका डबल कर दे तो समुद्र वहां से लेके वहां तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा वो समुद्र है, ये वाला लवण समुद्र। अब ये लवण समुद्र की विशेषता कैसी है, आजकल की साइंस विश्वास नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको ना, पत्थर हवा में लटका हुआ है, पर ना वो कोई उपाय निकाल पाई या बता पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैसे ही जितना लवण समुद्र है ना, ये पूरा लवण समुद्र हवा के ऊपर है। गजब बात है, उन्होंने तो यहाँ पे दृष्टि नहीं लगाई,
कल बताया था ना भाई साहब ने कि साइंस तो वही है, जितना दिख रहा है उसमें भी कुछ बताते हैं, पूरा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे उनको इसका तो अनुमान ही नहीं है। तो ये जो समुद्र है ना, इसके नीचे, बहुत नीचे हवा भरी हुई है। अब वो हवा कभी खत्म नहीं होती, मतलब 1 फीट लेवल है, इतने में तो हवा रहेगी रहेगी। उसके ऊपर का एक लेवल है, उसमें हवा बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा और इंग्लिश में कहते हैं लो टाइड या हाई टाइड। सुना है ना, ज्वार भाटा आता है समुद्र में, कभी एकदम आगे आ जाता है, कभी एकदम पीछे चला जाता है। हम सोनगढ़ में पढ़ते थे, वहां पे एक बार ऐसे ही गए समुद्र के वहां पर। वहां पे पहले देखा तो बहुत सारा पानी था, और दूसरी बार आया तो कई कोसों दूर पानी नहीं था, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ था ही नहीं, एकदम सूखी पृथ्वी है। तो ज्वार भाटे के कारण पानी आता है और जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो समुद्र है ना, इस समुद्र में नीचे हवा है और बीच में एक एरिया है जिसमें हवा बढ़ जाती है तो पानी ऊपर जाता है, और जब पानी ऊपर जाएगा तो साइड से ऐसा किनारों तक आ जाएगा, तो वो ज्वार आ गया। और जब बीच में से हवा कम हुई तो पानी नीचे जाएगा, तो साइड में भी जो पानी था वो दोबारा से अंदर आ जाएगा। तो ऐसे समुद्र में होता है। अब समझ लो कितना ऊपर जाता है पानी। ये जो अपना समुद्र है, मान लीजिए अभी पृथ्वी के बाजू में है, मतलब पृथ्वी के लेवल पर है। जब वो हवा बढ़ती है या नहीं भी बढ़े, जो मेन है इसका, ये सूरज जो है ना, सूरज कितना ऊपर है? 790 है, 800 है सूरज, 800 है, 790 में तारे हैं, और 880 पर चंद्रमा है। ये पानी यहां से जाता है उससे ऊपर तक। हाँ, अकेला सूरज से ऊपर नहीं, अब वो भी बताता हूं मैं। उसके ऊपर पहुंच गया, मतलब इतना ऊंचाई, ये जो है उसके ऊपर तक जाता है, वहां तक इतना ऊंचा है। अब जैसे पूर्णिमा और वो आती है ना कि अमावस्या, तो उसमें थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब एक यहाँ तक, एक यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर यदि पूर्णिमा आई तो थोड़ा पानी बढ़ जाए, अमावस्या आई तो थोड़ा घट जाएगा, ऐसा उसमें चलता है। तो अब ये जो सूरज है, अब आप देखना कि पानी का स्वभाव कैसा है। पानी का स्वभाव है शीतल, इसलिए अगर पानी हमने रखा साइड में और उसमें हवा लगती रहे तो पानी ठंडा रखा रहता है। आप कभी करके देखना घर में, आप सब तो फ्रिज का पानी पीते होंगे, है ना, बहुत अच्छा भी लगता है फ्रिज का पानी। कभी आप, गर्मी का दिन है, भरी गर्मी का है, ठीक है, पानी को डोंगे में रखना और उसके अंदर एक कटोरी डाल देना और कुछ नहीं करना। पूरे दिन भर आप पानी को रखा रहने देना, वो पानी जरा सा गर्म नहीं होगा, मतलब आप पिएंगे तो बहुत अच्छा ठंडा पानी लगेगा, तो फ्रिज की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। मतलब पानी का स्वभाव ही वो ठंडा है, और उसमें हवा लगती रहे तो और वो शीतल हो जाता है। तो वैसे ही पानी अपने जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र एकदम दक्षिण में है, ठीक है, उसके चारों ओर वहां पे पानी ही पानी है। तो अब जब यहाँ पर पानी ऊपर है तो इसका वैसा पना तो मतलब ठंडक तो आएगी वहां से, पर अभी सूरज पानी में नहीं गया, अभी सूरज अंदर वाली ऑर्बिट में है, तो पानी से बहुत दूर है, समझ में आ रहा है। तो पानी से दूर है तो यहाँ पे बहुत तेज तपती हुई गर्मी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे सूरज आगे जाता जा रहा है, ठीक है, अब वो भले गर्म है सूरज, तो अपना स्वभाव तो वो भी नहीं छोड़ेगा, ना ही पानी छोड़ेगा। तो जैसे जैसे वो सूरज आगे जाते जा रहा है, तो आगे जाते जाते वो लवण समुद्र का जो पानी है उसके संपर्क में आता है, ठीक है, पानी शीतल है, तो अब उसने सूर्य की प्रभा को कम कर दिया। तो आप देखना सर्दी में अपन को धूप की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, मतलब चुभती भी नहीं है। तो उसका एक कारण ये है, ठीक है, एक कारण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन पूरे पे नहीं देख रहे हैं, मोटा मोटा देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से समुद्र है उसके पास पहुंच जाता है, तो सूरज जो एकदम ताप रहा था अपनी पृथ्वी को, उतना ताप कम कर देता है, और पानी के कारण जो शीत आ रही थी वो शीत अपन को मिल जाती है। तो इस प्रकार से केवल अभी अपन ने 2 ही मौसम देखे हैं, बाकी के नहीं देख रहे हैं। तो 2 मौसमों से आपको ख्याल में आ गया होगा कि सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से कैसे वो मौसम बनते हैं। अब जैसे जैसे वो सूरज वापस आएगा तो वैसे वैसे ठंडी जाती रहेगी, गर्मी आती जाएगी, ठंडी जाती रहेगी, गर्मी आती जाएगी। तो इस प्रकार से अपना मौसम का परिवर्तन भी अपने जो जैन ज्योग्राफी है या जो वर्णन है पृथ्वी का, उसके हिसाब से यहाँ पर सिद्ध होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत याद रहे ना रहे उसका आप छोड़ देना, याद रखने की टेंशन नहीं है, बस एक अपने दिमाग में ये रहना कि भैया अपने यहाँ भी ऐसा है, और जैसा अपन देख रहे हैं वैसा यहाँ से भी घटित होता है।
तो एक तो आपको ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं पूछना है? हाँ, भारत में जब भी गर्मी रहती है तो अमेरिका में ठंडी रहती है, वो भी तो बर्फ क्षेत्र में ही है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब भारत में गर्मी रहती है तो वहाँ पे ठंडी रहती है। वो ऐसा मतलब ऐसी ठंडी नहीं रहती है, वो एक ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है वो। नहीं, कुछ जगह पे तो माइनस में भी रहता है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वो ठंडा ही इलाका है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आज गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे आज जैसे दिन रात का सिस्टम है ना, वैसा वहाँ पे ठंडी गर्मी का सिस्टम नहीं है, मतलब क्षण क्षण में बदल जाए, ऐसा नहीं है। तो उसका भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसका भी आता है। भैया एकदम लास्ट वाला चित्र, प्रश्न तो आपको आ गया होगा समझ में, है ना? जैसे दिन रात का था वैसे इसके ही है, इसका भी आएगा। देखिए ये वो पिक्चर है कि किसी ने प्रश्न उठाया ना कि पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है। तो अब हम तो बाद में बोलेंगे, हम अपनी साइड से बोल ही नहीं रहे हैं, और जितना बोलना तो बोल दिया। पर साइंस, ये देखिए, ये मैंने नहीं बनाया, ये यूट्यूब से ही, वो सॉरी गूगल से उठाया है। मतलब उनके ही मतों में या साइंटिस्टों में ही ऐसा मतभेद है कि कुछ बोलते हैं फ्लैट है। मतलब इसके ऊपर तो एक बुक भी मिली है जिसमें लिखा है कि भैया 200 प्रूफ है उनके पास पृथ्वी फ्लैट है। मैंने पढ़ी नहीं है, केवल नाम से देखा था, पढ़ेंगे तो उसमें ख्याल में आएगा कि भैया उन्होंने किस प्रकार से सिद्ध किया है। ऐसे और भी बहुत सारे अपन को गूगल से या इधर उधर से मिले हैं थोड़े बहुत संकेत कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि गोल है और कुछ उनका निषेध करते हैं भरपूर मात्रा में। ठीक, तो उनके ऊपर तो वो विश्वास रहा ही नहीं, और अपने यहाँ सारे आचार्य एक ही बात कह रहे हैं, तो मतलब ये ज्यादा दमदार बात है। ठीक? तो अब इसमें आ जाते हैं एक पिक्चर पहले। अब ये आपको भरत क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। अब इस भरत क्षेत्र में भी आप देखिए, जो अभी अपन ने मैप देखा ना, वो मैप कहाँ पर है, ये रहा मैप। और भरत क्षेत्र कितना बड़ा है आप देखिए, ये बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है। और यदि आप पृथ्वी का डायमीटर देखेंगे ना, बता सकते हैं कोई पृथ्वी का डायमीटर कितना है? पृथ्वी, अपनी पृथ्वी का नहीं, मतलब जो साइंस मानती है, अर्थ का डायमीटर 756, हाँ 12,756, 12,756, इतना उसका डायमीटर है। डायमीटर तो आप समझ गए होंगे, सर्कल का एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। तो ये जो अपना भरत क्षेत्र है ना, ये बहुत बड़ा है। मतलब ये तो अकेला हजारों में आ रहा है, जो अभी पृथ्वी ने बताया कि डायमीटर के हिसाब से बस आप इतना लेना कि इतनी उसकी चौड़ाई लगभग होगी, ठीक है, जितना उन्होंने बताया है। या ज्यादा कर ले तो उसका डबल कर लो आप, डबल में भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25,000 के करीब आप मान लो, क्योंकि उन्होंने तो फोल्ड करके बताया ना, तो पीछे भी है, अपन पूरा खोल देते हैं, तो 25,000 के लगभग अपन मान लेते हैं। अब वो 25,000 इसके बीच में वो आ गया। अब भरत क्षेत्र है बहुत बड़ा, मतलब ये जो अपन 25,000 कह रहे हैं ना, अब भरत क्षेत्र ये अपना पहुंच जाता है करोड़ों में। नहीं, वो तो ऊंचाई है ना, तो ये अपना, सॉरी करोड़ों में तो नहीं, लाखों में, बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि वो तो हजार कितना सा होता है, ये अपना बहुत बड़ा एरिया है। अब उस एरिया में भी आप ध्यान से देखना कि विभाजन आपको दिख रहे होंगे कि 3 उस साइड है और 3 इस साइड है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 5वें में अपनी पृथ्वी और 6वें में अपना वो है। ठीक, अब इसमें भी आप बीच में देखिए पर्वत आ रहा है, पर्वत दिख रहे हैं 3 कलर वाला, वो एक पर्वत है। वो अभी ये चित्र पूरा बना नहीं है, इसलिए वो नदियां ऐसी उधर उधर दिख रही हैं। ये तो केवल आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, उसके लिए अभी इतना हुआ है, फिर बाद में जैसे धीरे आगे समय मिलेगा तो उसके हिसाब से पूरा हो जाएगा। इसमें भी आप देखिए, यदि आप कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसा आया है, जो अयोध्या है ना, अयोध्या भरत क्षेत्र, ये जो अपना आर्यखंड है जहाँ पे अर्थ है, उसके एकदम सेंटर में है अयोध्या, जो अपन वर्तमान में अयोध्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके सेंटर में, मतलब वो जो अयोध्या है वो इस बीच वाले पार्ट के एकदम सेंटर में है। तो सेंटर में अब आप सोचो कि जो भरत चक्रवर्ती थे वो इसी अयोध्या में रहते थे, और भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी, 500 धनुष, तो उनके महल भी बहुत बड़े होंगे। तो आज तो एक महल के बराबर तो पूरी अयोध्या है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो भरत क्षेत्र की रचना है ना, ये घटती बढ़ती रहती है, मतलब कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो एक समय के काल के हिसाब से, क्योंकि चौथा काल कितने करोड़ों वर्ष पहले था,
और आज कौन सा वर्ष है, मतलब शरीर भी उतना बड़ा था और आज अपन इतने से हो गए हैं। तो अपनी हाइट वगैरह तो घट बढ़ रही है, पर साथ में वो क्षेत्र भी घटता बढ़ता रहता है और अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती रहती हैं। तो अभी अपन इस साइड है, इसमें भी अयोध्या एकदम बीच में ले लेना, ये अपना जो भरत क्षेत्र है वो एकदम सेंटर में ले लेना। अब आप इसके उस साइड देखिए, इसके उस साइड क्या है, पर्वत है, ठीक है, नाम बता सकता है इसका कोई? हाँ, विजयात पर्वत, बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया? उर्वेश जी, पूर्वेश, अच्छा पूर्वेश भैया, अच्छा है। कल भैया ने मेरी परीक्षा ली थी। कैसे परीक्षा ली थी कि यहाँ पे जो आया ना उसमें एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कितना अंतर है, मैंने तो नहीं बताया था। अब मुझे लगा कि भैया को पता नहीं होगा, जिज्ञासा हो रही है, तो भैया ने पूछा, मैंने बोल दिया कि 2 योजन की है। तो फिर भैया ने बताया कि हम, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ख्याल में है कि चंद्रमा 56/61 है। मैंने कहा आपको तो पहले से पता है। फिर मैं समझ गया कि उन्होंने मेरे से पूछा नहीं था, मेरी परीक्षा ली थी और मैं पास हो गया। मतलब मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये जो अपना भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र एकदम वो सेंटर में आ गया। अब इसके उस साइड है पर्वत और ऊपर जाए हो अपन ऑर्बिटों में, तो ऑर्बिट अंदर की साइड कितनी है, 65, और कितनी दूर तक है, देखो देखो नोट्स एक आपने लिखे हो, 510 में से अपन ने 2 भाग किए थे, 180 और 338। तो अब आप देखिए जो अपना पर्वत है ना, तो 180 वाला पार्ट और अंदर जाएगा, ख्याल में आ रहा है आपको? 180 वाला पार्ट और अंदर जाएगा, और जो आखिरी वाला पार्ट था 330 में भी आखिरी का कोना, वो इस भरत क्षेत्र से लवण समुद्र में बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। तो अब इस साइड तो आ गया अपना लवण समुद्र, और उसमें भी अपनी एक दीवार है बहुत लंबी ऊंची, ठीक। तो इस साइड भी एक ऐसा मान लीजिए कोई रोकने वाला आ गया, और इस साइड भी कोई रोकने वाला आ गया। अब इस साइड से रोशनी पड़ रही है तो ऐसी आएगी कट के, ठीक। तो इस साइड उजाला आ रहा है, अब उस साइड से दूर से रोशनी आ रही है तो इस साइड नहीं पड़ेगी, अकेली इस साइड पड़ेगी, तो इस प्रकार उजाला हो रहा है। अब दिन रात का देखना, दिन रात कैसे होते हैं। अब जैसे ये जो अपना सन आ रहा है ना, एक सन का एरिया बता रखा है। सन का एरिया जैसे अपन कहें कि जो अपनी पृथ्वी है वो 12,756 इतनी वो चौड़ी है, उसका डायमीटर है, वो तो यहाँ पे बीच में ही है। अब जो ऊपर सूर्य घूम रहा है वहां पे उसकी बहुत तेज स्पीड बताई है, मतलब वो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, क्योंकि ऑर्बिट तो बहुत बड़ी है, तो ऑर्बिटों से घूमता हुआ आएगा। अब ध्यान से देखना कि अपने यहाँ 2 सूरज है, एक सूरज नहीं है, ठीक है। एक सूरज उस साइड है, एक सूरज इस साइड है। एक सूरज आते जा रहा है, उजाला ला रहा है, ठीक है। जैसे मानिए कि ये अपना भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में भी उस साइड से सूरज आया, जो एकदम बीच में विदेह क्षेत्र है ना, उसके ऊपर से उगा, वहां से सूरज आया, रोशनी लाया। तो भरत क्षेत्र में धीरे 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 आगे की साइड रोशनी बढ़ाते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके पहले वहां पर रात थी, ठीक। अब जैसे सूरज आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे की रात खत्म हुई, आगे रात शुरू हुई, होते जा रही है। अब सूरज का एक जो भी एरिया बताया है, उस एरिया को छोड़कर पीछे पीछे रात होती जाएगी, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जाएगा। तो सूरज यहाँ से आगे बढ़ रहा है, पीछे से रात होते जा रही है। अब सूरज मान लीजिए अभी उस साइड था सूरज, है वो भाई बड़ा वाला पूरा चित्र दिखा दीजिए, ये वाला नहीं, दूसरा नहीं, हाँ ये। अब देखिए उस साइड से अपन ने शुरू किया, ठीक है। उस साइड एक और बैक आ जाइए, एक बैक और। हाँ, अब उस वाला सूरज था, अब वो वहां से आ रहा था और यहां से निकल गया। अब यहां से जैसे ही निकला वो इस वाले पर आ गया, तो पीछे रात हो गई। अब जैसे ही ये निकलेगा तो वैसे ही आगे से दूसरा वाला आ जाएगा। बात आपको आ रही है समझ में जो मैं कह रहा हूं? मतलब ये सूरज वहां से निकला तो पहले दिन था और पीछे पीछे रात होते जा रही है, तो जैसे ही ये आखिरी देश से निकला पूरे में अंधेरा हो गया, तो तुरंत वहां से वो दूसरा वाला सूरज आ गया और उसने दोबारा से यहां से उजाला, मतलब दिन चालू कर दिया।
तो अब आपको थोड़ा ख्याल में आया होगा कि भैया ऐसा कैसे बन जाता है कि आज यहाँ पे रात है वहां पे दिन है। थोड़ा बहुत अनुमान लगा ना। दोबारा से एक बार बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो सूरज है, अपने पास एक सूरज नहीं, अगर एक सूरज होता तो समस्या हो जाती, क्योंकि एक सूरज यहाँ से रात करके गया तो पहले उतना एरिया कवर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे, तब तक तो यहाँ पे पूरे में रात रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि एक सूरज यहाँ से निकला, जैसे ही ये निकला इसने अपनी रात पूरी की, वैसे ही वहां से दिन शुरू हो जाएगा। तो ये अपना धीरे धीरे एरिया बढ़ाएगा, तो दिन आगे बढ़ता जाएगा जब तक पीछे वालों में रात बनी रहेगी। अब इसका दिन आगे बढ़ता जाएगा और पीछे पीछे रात आती जाएगी। अब जैसे ही उनकी वो रात का काल पूरा होगा, इतने में दूसरा सूरज आके वहां पे उजाला कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो अपनी चंद्रमा है और सूरज है, ये चंद्रमा और सूरज अपनी पृथ्वी पर ही दिन रात करते हैं। और जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि भैया एक जगह दिन है एक जगह रात है, तो वो भी यहाँ से सिद्ध हो जाती है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं सोचना कि भैया हमने साइंस में तो बहुत पढ़ा है कि 1-1 डिग्री कैसे खिसकती है। यदि उतना समय हो तो हम वो भी पढ़ लेंगे, है ना। तो आपके पास भी समय नहीं है और आज तो आखिरी है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा कि अपने यहाँ जो व्यवस्था है उसमें भी कोई कमी नहीं है। अब जरा सी आपको कहीं पे शंका हो कि भाई एकदम एग्जैक्ट तो बता दो, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि आचार्य देव ने भी इसके बीच में जो भरत क्षेत्र था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया कि बीच में पर्वत आता है, ठीक है। पर्वत के बीच में से तो ऐसे नीली नीली आपको लाइन दिखी होगी, वो नदियां बहती हैं, तो ये हमेशा स्थायी रहती हैं, ये नदियां कभी बदलती नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव ने उनका तो निरूपण किया, ठीक है। अब उसके आजू बाजू वाले जो क्षेत्र हैं, इतना गहरे यहाँ पे क्षेत्र है, उसमें भी निरूपण नहीं किया। तो इनके बीच में जो जो स्थायी रहता है वो चीजें होती हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? किसी को पूछना है? नहीं पूछना। चलिए एक चीज और देखिए, एक प्रश्न और उठा था किसी का कि आपने बोला कि भैया चंद्रमा और सूरज पे मंदिर वगैरह होते हैं, तो सूरज के जो मंदिर होते हैं हमें दिख क्यों नहीं जाते हैं? हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो यही है कि सूरज हमारे इतना ऊपर है, ठीक है, और हम उसके नीचे हैं, तो हमें तो वो सूरज गोल ही दिखेगा, हमें आधा नहीं दिखेगा, वो तो हमें पूरा गोल ही दिखेगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठता है कि अभी तो आप ऊपर की बात कर रहे हो, पर अभी आपने बताया कि सूरज बहुत बाहर ऑर्बिट में भी चला जाता है, तब तो तिरछा हो गया ना, और तिरछा हो गया तो दिख जाना चाहिए था। तो हमने कहा देख लो, 1 मिनट देखो अब सूरज की साइड, फिर अगली बार तो काले काला पूरे में दिखता है। मतलब हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उसको कौन देख सकता है उस सूरज को? तो एकमात्र चक्रवर्ती देख सकता है, ठीक है, एकमात्र चक्रवर्ती देख सकता है। वो भी कहां पर? क्या? नहीं, मकर संक्रांति नहीं, कर्क संक्रांति। हाँ, और इनमें भी 6 महीने का अंतर होता है, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलो पॉइंट आ गया तो बता ही देता हूँ, ये मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का वो अभी बात बता दूं। पहले चंद्रमा की बात आई, चक्रवर्ती की बात आई, वो देखें। अभी अपन ने अयोध्या देखा था, एकदम भरत क्षेत्र के सेंटर में था, ठीक है। अब उनका महल तो बहुत बड़ा था, तो अपने महल की छत पे खड़े हो गए, और उस समय भी कब? जब वो सूरज अपनी पहली ऑर्बिट में होगा, बाहर वाली ऑर्बिटों में नहीं, पहली ऑर्बिट में होगा। और पहली ऑर्बिट में भी कहां पर? जो अपना वो बीच वाला पर्वत दिख रहा था विदेश क्षेत्र के बाजू में, सोने जैसा पर्वत, हाँ बड़ा वाला, तो उसके ऊपर से जब वो निकलेगा सूरज, तब वहां पे ऐसे तिरछा वो बनेगा एंगल। तो तिरछे एंगल से जो ऊपर अकृत्रिम जिन चित्रालय हैं उनके महलों में, वहां से वो दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो नीला वाला पर्वत है, जब पहली ऑर्बिट में वहां से घूम के निकलेगा, ये ऑर्बिट भी अभी आपको ज्यादा आगे दिख रही होंगी, ठीक है, उतना भी समझना नहीं, मतलब जैसे पहली ऑर्बिट आपको अकेली विदेश क्षेत्र के अंदर अंदर दिख रही है, तो ये अभी ये वाला जो चित्र है एकदम प्रोपोर्शन वाला नहीं है, इसको तो केवल समझाने के लिए बताया है। ऑर्बिट का स्विच ओवर कैसे होता है? सूरज ऑर्बिट कैसे चेंज करता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, सूरज ऑर्बिट कैसे चेंज करता है। अब देखिए जब ये घूमते हैं ना, तो इसमें गतियां बता रखी हैं कि जो पहली ऑर्बिट में होगा ना, उसमें बहुत धीरे गति से चलेगा, और बाद वाली में तेज गति से चलेगा। तो ये अपनी गति के साथ ही वो चेंज कर लेते हैं, जंप करता है या फिर वो स्पाइरल ही जाता है? देखिए ऐसा है कि ये जो है ना, ये ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता हो, सड़क जैसी नहीं है, ये तो एक बता रखा है कि ऐसे घूमती है ना। तो ये तो हमें उनके इतने रास्ते बताएंगे, कितने प्रकार से वो ऐसे
घूमते हैं। ठीक, कहाँ पर थे अपन? चक्रवर्ती पर। हाँ, तो देखिए वो वाला जो सूरज है और चक्रवर्ती अपने यहाँ महल से जब वो सूरज पहली ऑर्बिट से जैसे ही निकलता है, जैसे ही उदय होता है, तो उदय के समय भी आपने देखा होगा कि सूरज, जैसे आयुर्वेद अपन देखें ना, तो आयुर्वेद में अलग अलग स्नान बता रखे हैं, उसमें एक सूर्य स्नान भी आता है। मतलब आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण या रोगों का निराकरण आयुर्वेद कर देगा। मतलब कैसा कि वो बोलेगा कि जब सूरज उदय होता है ना, तब आप सुबह धूप में आधा घंटा लेटो, मतलब स्किन डिजीज जो भी है ना अपनी, भयंकर से भयंकर ठीक हो जाती है। तो ऐसा वो कहता। तो उस समय मतलब यह है कि जो सूरज की रोशनी है वो एकदम तेज प्रभा नहीं डालती आंखों पर। तो जैसे ही वो वहां से निकला, प्रभा तो है, हम तो उसको भी अच्छे से नहीं देख पाते, आंखों के लिए भी कहते हैं कि एकदम हाथ लगा के इस छेद में से देखना, वो भी जैसे ही सूरज उगे तब, उतने समय के लिए, तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो वो जो चक्रवर्ती हैं अपने महल की छत पर खड़े होकर उस सूरज को वहां से देखते हैं। तो अब छत की महल से और सूरज का डिस्टेंस कितना हो जाता होगा? थोड़ा बहुत तो याद है, 47 कुछ है, 47,200, मैं भी भूल गया, 256 ऐसे ही कुछ करके है आगे, है ना, मतलब 47,000 योजन। अब योजन तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, पहले 500 से इंटू करके फिर 12.8 से इंटू करके, उतना दूर ये जो अपना सूरज है उसमें जो ऊपर अकृत्रिम चिन्ह हैं उनके चक्रवर्ती दर्शन कर लेता है। ऐसा अवसर केवल 12 जनों को ही मिलता है, क्योंकि 12 ही चक्रवर्ती होते हैं और एक काल में, फिर वो जब दोबारा लौट के आएगा तब मिलेगा। तो ऐसी भावना नहीं माना कि हमें भी उनके दर्शन करने हैं, वरना पता है ना, आप तो आप गुजराती हो, मिष्टभोजी हो, आभियोग भावना हो गई तो आभियोग जाति के देव बन जाएंगे, और देवों का काम तो उनमें ही रहता है, वो भी पूरा घुमाने का ही। तो अपन को भावना जरूर भानी है कि भगवान के दर्शन हो जाए, पर ऐसी तीव्र इच्छा कि हमारा मूल उद्देश्य छूट जाए, वो नहीं। हमारा मूल उद्देश्य कि आत्म कल्याण करना, उसके लिए हम दर्शन करना चाहते हैं, केवल खोज करने के लिए या हमें बताना है कि भाई हमारी प्रतिमा ऐसी ऐसी होती है, उसके लिए नहीं। हमें आत्म कल्याण के लिए हम कैसा बनना चाहते हैं, उसके बनने के लिए हमें जिन दर्शन चाहिए, तो वैसी भावना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा आप वो भावना तो रख नहीं रहे हो और हमें विदेश घूमने जाना है, तो और आप नीचे जा रहे हो, अधोगति में जा रहे हो। ठीक, उसकी बात तो है नहीं। इतना आगे समझ में? हाँ, अभी बात उठी थी मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। अब सूरज सबसे अंदर है, तो उस समय कर्क संक्रांति रहती है जब सूरज है, और मकर संक्रांति जो आखिरी अपनी ऑर्बिट है ना, वहां पर मकर संक्रांति होती है। हाँ ठीक है, मकर संक्रांति आखिरी में होती है। तो अपन अपनी भी मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी, है ना। अब इसमें भी साइंस बहुत उन्होंने तो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उन्होंने तो जैसे अपन कपड़े फट जाते हैं ना, तो ये पूरा दिखाने के लिए ठेकड़े लगा देते हैं, मतलब सिल देते हैं, वैसे ही उन्होंने काम कर रखा है। अब जैसे मकर संक्रांति का भी आप इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो पहले अकबर के समय में मकर संक्रांति 8 या 9 तारीख को आती थी, और अब यही मकर संक्रांति पहले जब हम छोटे थे तब 13-14 को आती थी, और अब 14-15 हो गई है। मतलब हर 100 साल में एक एक तारीख आगे बढ़ते जा रही है। तो इससे अपन को ये ख्याल में आ रहा है कि जो वर्तमान की साइंस है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रही। उन्होंने तो एक वो सिस्टम बिठाने के लिए हमें ये दे दिया कि आप ऐसा बिठा लो, जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। और वास्तव में एक एक जो सूरज घूम रहा है, एक एक जो गति है, उसके कारण ये मकर संक्रांति वगैरह पड़ती है। अब बताओ, हम जैनों ने तो नहीं बताया ना उनको मकर संक्रांति की डेट आगे बढ़ रही है। ये भी अन्य मतों के जो उनके शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र, उन्होंने उसमें से देख के बताई। मतलब उन्होंने भी इसी को माना है, उन्होंने भी उसको नहीं माना। तो इस प्रकार से अपन को गर्व होना चाहिए कि अपने दर्शन में सारी चीज बताई गई है, भले ही हमें ख्याल में ना हो। तो हमें ख्याल में नहीं है इसका मतलब वो चीज है नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम जितना तरकीब संभव होंगे उतना लगाएंगे, और जितना नहीं होगी तरकीब संभव उतना हम, सर्वज्ञ का शासन चल रहा है तो सर्वज्ञ ने जैसा बताया है हम वैसा मान लेंगे। ठीक है, बात आगे पूरी समझ में? किसी कोई प्रश्न तो कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, देखिए इन्होंने बोला कि जब यहाँ से आखिरी तक गया तो
आधा ईयर कंप्लीट हो गया, पर साइंस में तो पूरा जब वापिस आ जाता है तो 1 साल होता है, ऐसे ही बोलना। नहीं आप बोल रहे हो जब लास्ट ऑर्बिट में होता है मेरा 184th ऑर्बिट में तब मकर संक्रांति होती है। हाँ। मकर संक्रांति 14 जनवरी हाँ। according to English calendar। तो वो तो अपने हिसाब से तब ईयर स्टार्ट हुआ है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हाँ। और ये हाफ ईयर जा चुका है। तो अपना गुजराती महीने के हिसाब से वो बोल रही है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कब होगा, मतलब कि उसका कुछ है नहीं मतलब। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट में कब होगा, तो आप कर्क संक्रांति देखेंगे ना, ये कर्क संक्रांति आपकी आती है जून या जुलाई महीने में। मतलब तो फिर इसके हिसाब से जुलाई to जुलाई हो गया। हाँ हाँ, मतलब इसके हिसाब से तो आप बात छोड़िए कि अपना जो अपना कहें ना, मतलब साल कहाँ से शुरू होता है, तो साल की शुरुआत की पहला दिन वो है, आपने ऐसा सुना होगा कि जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, इससे पहले चौथा काल था, अब पंचम काल के बाद छठवां काल आएगा, और छठवें काल के आखिरी में सारी चीज नष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें नष्ट। अब उसके बाद जब वो दोबारा से चीजें आएंगी, वहां पे जीवन आएगा दोबारा से, तो तब जो पहला दिन माना जाएगा ना, वो पहला दिन होता है, मतलब वहां से होती है साल की शुरुआत। अब ये कौन सा महीना होता है, महीना बताऊं तो हो सकता है आप भूल जाओ, तो गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, अभी निकला ही है कुछ एक आध महीने पहले। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही वो नवीन जो अपना साल है, जो अनादि अनंत है, मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो होता है पहला दिन, मतलब वहां से अपने नव वर्ष का प्रारंभ होता है, मतलब इस पूरी दुनिया का वहां से प्रारंभ होता है। तो ये जो अपना नव वर्ष है ना, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत चला हुआ आ रहा है। तो आप सोचो कि इन्होंने तो आज बनाया है, हमारा नव वर्ष तो वहां से प्रारंभ हो रहा है। अब वो महावीर भगवान के अनुसार, वो उसमें क्या है, उसमें जो माह है ना, मतलब कार्तिक माह, तो वहां से जो हिंदी कैलेंडर है वहां से उन्होंने माना है कि हमारा महीना शुरू होता है, ठीक है। चैत्र महीने से मानते हैं जो शत- हाँ, कुछ चैत्र महीने से मानते हैं, तो सबका वो अलग अलग है, कौन कहाँ से मानता है। ये गुरु पूर्णिमा का कौन सा दिन, कौन सा महीना बोला आपने? अभी पिछले महीना कौन सा था, आषाढ़ का। आषाढ़ में अब वो मुझे महीने का नाम ख्याल में नहीं है, आप मैं भी भूल गया, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ही है क्या? हाँ, तो वही आप लगा लेना, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। अपने जैन भूगोल में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा का पंचांग है। हाँ तो वो अपने विलेय क्षेत्र में भी वही सूर्य रहते होंगे क्या? हाँ हाँ, अपन देख रहे हैं ना कि अभी जो दोनों सूर्य विदेश क्षेत्र के ऊपर ही हैं, तो उधर तो उजाला ही रहता है, रात का सनसेट है ही नहीं। है ना। अब दोनों सूरज घूमेंगे तो वहां पे आगे दोनों चंद्रमा, तो सूरज वहां पे है, तो अब उसके बीच में वो निषद और नील पर्वत आ गए, तो विदेश क्षेत्र तक आने नहीं देगी उजाला, तो वहां पे हो गई रात, ठीक है। और किसी को? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कि प्रश्न थोड़ा समझना, हो सकता है कि कईयों को प्रश्न समझ में ना आए, कि अभी अपन ने एक भरत क्षेत्र देखा जिसमें अपन रहते हैं, और उसके एकदम अपोजिट साइड में एक एरावत क्षेत्र है, उसको अपन ने नहीं देखा है, नाम थोड़ा सुना। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि 5-5 होते हैं, तो 5-5 कैसे होते हैं, थोड़ा सा आइडिया दिखाता हूँ। एक बार थे वो 2.5 टीप वाला था ना, वो वाला। हाँ, अब ये देखिए आप, इसमें जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत से आप एक सीधी लाइन लाइए, ठीक है। तो एक तो जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र हो गया, एक हो गया, फिर जो उसके आगे वाला द्वीप था, हमने उसको 2 भागों में तोड़ दिया, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो एक भरत क्षेत्र इस साइड हो जाएगा दूसरे द्वीप में, और एक भरत क्षेत्र उस साइड हो जाएगा दूसरे द्वीप में ही। तो अभी 2 द्वीप में अपन अपने 3 भरत क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब अगला द्वीप आया जो आधा है, उसमें भी ऐसे ही है कि एक भरत क्षेत्र इस साइड है और एक भरत क्षेत्र इस साइड है, तो 2.5 के 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो 5 भरत और 5 एरावत क्षेत्र हो जाता है। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए कि जैसे जो अपने ये भरत क्षेत्र है ना, शुरू में मैंने बोला था कि ऋग्वेद में भी ऐसे ही मिलता है, उनके पुराणों में भी, कि
जम्बूद्वीप है और उसमें भी 6 पर्वत हैं, 7 नगर हैं, मतलब 7 क्षेत्र हैं। तो नगर और क्षेत्रों के नाम भी लगभग सेम है, मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही है, ठीक है। तो लगभग उन्होंने सेम कहे हैं। यदि आपको कदाचित जिज्ञासा हो तो यूट्यूब पर भी आराम से मिल जाएगा आपको। आप ऐसा डालना कि उनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ जम्बूद्वीप की रचना कैसी है, तो उसमें भी शायद से आ जाएगा। और किसी को? जो बेसिक ज्योग्राफी में ग्रेविटी पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, तो वो सब हाँ वो तो है ही। वो तो है, ये तो ग्रेविटी है, पर नहीं, इसकी सिद्धि बहुत पहले हो चुकी है, ये तो अभी आके इन्होंने सिद्धि की है। अगर आप पुराने ग्रंथों को उठा के देखेंगे, अगर नहीं भी देखें तो कभी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक लेख भी है, मतलब उसमें बता रखा है कि इससे पहले भी किन किन आचार्यों ने इसके बारे में कहा है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा है, ग्रेविटी के बारे में कहा है। वो तो अब हम ऐसा मानने लगे ना कि उन्होंने फल सेब गिरता हुआ दिखाया। अब इसका मतलब ऐसा नहीं पहले भी नहीं गिरता था, गिरता तो पहले भी था ना। तो बस पहले उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया और इन्होंने आजकल की भाषा में कह दिया, तो अपन को वही सुहान लगा। फिर ये बोलते थे ग्लोबल वार्मिंग की पावर बढ़ गई, तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए वही है। अब जैसे छठवां काल आएगा, छठवें काल के आखिरी में दुनिया तो नष्ट होने वाली है ना, ये तो परम सत्य है। तो उसके कोई ना कोई तो कारण बनेंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ना। तो वही समझना, जैसे अपना जो भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र का जैसे छठवां काल का आखिरी आएगा तो यहाँ पे एक संवर्त नाम की वायु होती है। देखो वायु का नाम भी बता दिया, मतलब वो जब वायु घूमती है ना तो पूरे में संवर्त मतलब वो घूमने वाली वायु है, मतलब पूरे में काली धूलि के जो कण होते हैं वो पूरे में ऐसे घूमने लग जाएंगे भरत क्षेत्र में। और जब वो घूमेंगे तो सब में वो अंधकार अंधकार सा छा जाएगा और धीरे धीरे वो इतने खतरनाक होते हैं, 7 प्रकार के ऊपर से वर्षा होगी। मतलब अग्नि की वर्षा कभी आपने सुनी है? पानी की दबन देखते ही हैं, अभी हो भी रही थी। तो ऐसी बहुत खतरनाक खतरनाक वर्षाएं होती हैं, उनके कारण अपना पूरा भारत क्षेत्र ध्वस्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो अभी आपने कहा ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वगैरह वगैरह, तो ऐसा समझो कि उसी का एक छोटा सा अंश है। मैं पूछती तो अगर सूर्य तो देश का विमान है, तो उसका पावर बढ़ गया है। हाँ देखिए, ये पूछ रहे हैं कि जो सूर्य का विमान है उसका पावर बढ़ता है क्या? तो उसका पावर तो उतना ही रहने वाला है, पर यहाँ पर जो भरत क्षेत्र की स्थिति है ना, इसका जो एटमॉस्फेयर है इसका बदलेगा। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ना, भरत क्षेत्र में ही केवल परिवर्तन होता है, बाकी के क्षेत्रों में नहीं होता। इसका मतलब सूरज तो वैसा का वैसे ही है, ठीक है, पर इसका जो एटमॉस्फेयर का भरत क्षेत्र का यहाँ पे परिवर्तन होता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो साइंस तो अकेला यहीं तक गई है ना, इसके आगे तो गई नहीं है। हाँ नहीं, वो अकेली, हाँ देखो ओजोन लेयर है। अब अपने ग्रंथों में ऐसे नाम तो मिलेंगे नहीं, जैसे ग्रंथों में मोबाइल का नाम तो है ही नहीं, पर है ना, तो ऐसी ओजोन लेयर नहीं है। जैसे पहले ग्रेविटी शब्द नहीं था, उसके लिए अलग अलग शब्द कहे हैं, तो ऐसे ही अपने शब्द अपने यहाँ उनके लिए ऐसा कोई अलग से शब्द नहीं दिया कि ऐसी लेयर होती है, ऐसा होता है कुछ। इतना कहा है कि वहाँ पे ऐसा वातावरण बना रहता है, कुछ ना कुछ होता है। हो सकता है, हो सकता है, उसमें ऐसे कोई विरोध की बात नहीं है। हाँ, और हो गया समझ? हाँ चलिए, एक चीज और है, जैसे अभी अपन ने ये 3 लोग का देखा, इसमें एक एक चित्र से देखा है, वैसे ही समूह शरण के भी अपन को क्या है कि वर्णन पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है। या तो वर्णन पढ़ भी ले तो उसको समझ नहीं पाएंगे, या समझ भी ले तो ज़्यादा उपयोग लगाना पड़ेगा। तो अपने सामने चित्र होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो वैसे ही जब ये लिखा था तो इसमें ख्याल में आया कि लिख देंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी, अगर चित्र सामने रहते तो ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। अच्छा, सामने आ भी गया। तो ये एक समूह क्षण का चित्र बना है, मतलब इसको देख के अपन को उसका वैभव भी ख्याल में आता है कि यदि अपन चित्र को ही देखें ना तो पूरा समूह क्षण पार कर लेंगे। तो मतलब इसमें ही पीछे एक एक चित्र दे रखा है और चित्र में उनका नाप वगैरह भी दे रखा है। यदि आपको नाप पढ़ना है तो चित्र से पढ़ सकते हैं, यदि केवल चित्र देखना है तो चित्र भी देख सकते हैं। उससे एक समूह क्षण का आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब जैसे 12 सभाएं होती हैं, तो 12 सभा कैसी होती हैं, तो ऐसी होती हैं, और कलर भी वैसे ही बताए हैं, मतलब अनुपात का ही पूरा ध्यान रखा है। तो यदि
आपको पढ़ना हो तो इसमें से बिल्कुल पढ़ें, और कुछ समझ में ना आए तो चाहे अभी वो अपन ने भूगोल वाला पढ़ा, उसमें से कभी भी आपको कोई कैसा भी प्रश्न हो आप वैसा पूछ लीजिए, या तो समोषण का आप इसका पढ़ें, या अपन को कभी आगे भविष्य में अवसर मिलेगा तो अपन साथ में पढ़ लेंगे, नहीं मिले तो बुक है आप इसमें से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यदि चाहिए हो तो टोडरमल स्मारक से आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं ही भेज दूँगा, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? बाद में भी उत्पन्न हो तो क्वेश्चन उठाते रहना, क्वेश्चन उठाते हैं तो मतलब हमारा दिमाग चलता है। अब मैं समझ रहा हूँ सबसे ज़्यादा उन दीदी ने सुना है, उन्होंने सबसे अच्छा ज़्यादा पूछा है, तो पूरा उपयोग लगा के उन्होंने सुना है, ऐसा नहीं बाकियों ने नहीं सुना, बाकियों ने भी सुना है। हाँ, अभी अपन यहीं पे विराम लेते हैं, अब आगे गुरुत्वाकर्षण का आचार्य अक्लिंग देव ने राजवार्तिक में लिखा है, तो मैंने उसका प्रमाण ग्रुप पे दे दिया। अपना जो ग्रुप बना ना उसमें मैंने दिया है कि आचार्य अक्लिंग देव ने गुरुत्वाकर्षण आज से 1600 साल पहले प्रयोग किया था शब्द, मतलब हमारी खोज तब की है। इनने भाई साहब ने तो एप्पल गिरा था नानी के यहाँ गए थे तब तो बताया है। આપણે જીનવાણી સ્તુતિ કરી લઈશું, પછી યથાસ્થાન બેસી જજો પાછા 5 મિનિટ માટે।